एपिसोड 34 पेशकश मीरे कारवां। ये मुमकिन था कि नवाज़िश अली उमरकोट पहुंच गया हो। वो बहुत ही बाहबर आदमी था। अगर उसे मेरे प्रोग्राम से आगाही हासिल हो गई थी तो इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं थी। भारी मालियत के सोने की तलाश अभी बाकी थी। वो लालची फितरत शख्स मुझे आसानी से भुला नहीं सकता था। मैंने बेहतर समझा कि मीर बख्श से अपने इन अंदाजों की तस्दीक कर लूं। मैंने मलिक नवाज़िश को कभी नहीं देखा था। अब मैं रखा वाली को छोड़ भी तो नहीं सकता था, और जब मैंने छोड़ा था तो उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 2 माह थी। लेकिन वालिद साहब की डायरी में दर्ज मालूमात में नवाज़िश अली के बारे में मैं बहुत कुछ जान चुका था। मैंने मीर बख्श को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम्हारी बातें अगरचे बहुत ही मालूमात अफजा हैं, लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर मैंने खुद ही वजाहत कर दी। मैंने तुमसे वडेरा अकबर सोमरो के उस मेहमान के बारे में पूछा था जो मुझे हासिल करने के लिए लाहौर से यहाँ पहुंचा है। मीर बख्श ने जवाब दिया, वजदान साईं, मैं इस शख्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। जो मुझे मालूम था वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने पूछा कि तुमने इस शख्स को अपनी आंखों से कभी देखा है या सुनी सुनाई बातें ही मुझ तक पहुंचा रहे हो? सिर्फ एक बार देखा है साईं, उसने बताया। उसकी उम्र क्या होगी? मेरे ही जितनी होगी साईं। मेरे अंदाजे के मुताबिक मीर बख्श 30 के करीब था। उसने कहा, तुम्हारी उम्र तो मुझे 30 साल लगती है। वो बोला, जी साईं। वडेरा अकबर सोमरो के इस मेहमान की उम्र भी 30 साल के करीब ही होगी। वो मलिक नवाज़िश अली नहीं हो सकता था, क्योंकि मलिक नवाज़िश अली इस वक्त मेरे मुख्तात अंदाजे के मुताबिक लगभग 50 साल का होगा। अब मैं एक नई कश्मकश में मुब्तला हो गया था। वो शख्स अगरचे नवाज़िश अली नहीं था तो फिर कौन हो सकता था? कहीं वो भी दारा की तरह मलिक नवाज़िश अली का कोई नमकख्वार तो नहीं था? दारा ने अगर मुझे 1/4 दुनिया में दौड़ाया था तो ये शख्स मेरे इस्तकबाल के लिए उमरकोट पहुंच गया था। मेरे रगो पह में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। आसार बता रहे थे कि आने वाले वक्त में नित नए हंगामे मेरे मुंतजिर थे। मैंने मीर बख्श से पूछा, क्या तुम इस शख्स का नाम जानते हो? वो नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, नहीं साईं। मैंने कहा, मीर बख्श, तुमने बताया है कि वडेरा रईस खां ने तुम्हारे वडेरा साईं अकबर सोमरो के कहने पर तुमसे भरपूर तावन किया था, वरना इस मामले में रईस खां का कोई हाथ नहीं। जी साईं, मैंने आपको एक सच्ची बात बताई है। क्या रईस खां और अकबर सोमरो की दरमियान दोस्ती पाई जाती है? वो उस बात में सर हिलाते हुए बोला, जाहिर है साईं, ये दोनों एक ही कमाश के वडेरे हैं, यानी दोनों भोतार हैं। जिस तरह एक हाथ दूसरे हाथ को बखूबी पहचानता है और उससे भरपूर तावन करता है, बिल्कुल इसी तरह एक भोतार दूसरे भोतार के नाम से भी अच्छी तरह वाकिफ होता है। एक हवाले से रईस खां और अकबर सोमरो आपस में गहरे दोस्त हैं। मीर बख्श सिर्फ एक देसी पहलवान ही नहीं था, बल्कि उसमें अक्ल और दानिश भी पाई जाती थी। गोया वो जिस्मानी एतबार से पहलवान था, मगर ज़हनी तौर पर उससे आगे की कुछ चीज था। अब तक उसने मुझसे भरपूर तावन किया था। उसके कलाम से सच्चाई की खू और बू उठती थी। मैं अपने तजर्बे की बिना पे कह सकता था कि मीर बख्श पर भरोसा किया जा सकता था। ताहम मैं मजीद तसल्ली के लिए अभी कुछ और उसे घिसना चाहता था। मीर बख्श, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, अगर हमारा अगवा एक सोचे समझे मंसूबे का नतीजा था तो फिर वो थानेदार वाला अड्डा क्या मानी रखता था? और वहां थाने में जो ड्रामा हुआ था उसका क्या मतलब था? कौन सा ड्रामा साईं? उसने उलझे हुए लहजे में पूछा। मैंने कहा, रकम के बंटवारे का ड्रामा। वो मेरे अल्फाज का महफूम समझते हुए बोला, साईं, वो सब कुछ तुम्हें चक्कर देने के लिए था, ताकि तुम हम पर भरोसा करने लगो और बेफिक्री से हमारे साथ चलने के लिए आमादगी जाहिर करो। तो वो 50,000 रुपए की तकसीम? मैंने जुमला अधूरा छोड़कर सवालिया नजर से मीर बख्श को देखा। वो जल्दी से बोला, साईं, थानेदार और रईस खां में ये तय पाया था कि पंडित किशोरी लाल से मिलने वाले 50,000 रुपए सीधे सीधे थानेदार की जेब में ही जाएंगे, जिसके बदले वो तुम दोनों को छोड़ देगा। और वो जो मुझे 10,000 रुपए दिए गए थे, रकम का ख्याल आते ही मैंने अपनी जेब को टटोला, जिसमें मैंने थानेदार से मुलाकात करते वक्त और रवाना होते वक्त इस्तेमाल शुदा नोट की वो गड्डी रख ली थी। जेब को छूते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि वो गड्डी अब वहां मौजूद नहीं थी। 100 रुपए वाले वो इस्तेमाल शुदा नोट मेरी जेब से निकाल लिए गए थे। मैंने चौंक कर मीर बख्श की जानिब देखा। वो मेरी कैफियत को समझते बोला, साईं, वो 10,000 रुपए वडेरा रईस खां ने आपको अपने पास से दिए थे, जो वो वापस ले गया। वापस ले गया है? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। कब? मीर बख्श ने बताया, साईं, जब हम थाने से रवाना हुए थे तो रईस खां की पिजारो एक मोड़ से मुड़ गई थी। वो सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत किया गया था।
بعد میں جب آپ لوگوں کو بے ہوش کیا گیا تو وڈیرا پھر ہم سے ملا تھا. ہم نے آپ دونوں کے ہاتھوں کو بند کیا اور رقم رئیس ہاں کے حوالے کر دی تھی. وہ اپنی رقم لے کے واپس چلا گیا. ہم نے گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھا دی تھی. میں حیرت اور دلچسپی سے میر بخش کے انکشافات اور باتیں سن رہا تھا. اپنی بے ہوشی کے ذکر پر میں نے اس سے پوچھا, تم لوگوں نے ہم پر قابو پانے کے لیے ہمیں گہری بے ہوشی میں اتار دیا تھا. اگر اسی بے ہوشی کے دوران میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا. وہ جلدی سے بولا, نہیں سائیں, ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا بہت سوچ سمجھ کر اور حساب کتاب سے کیا تھا. ہم آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے. جس نیند آور گیس سے آپ دونوں کو بے ہوش کیا گیا تھا اس کا زیادہ سے زیادہ اثر 12 گھنٹے تک رہتا. آپ لوگ رات کے کسی بھی وقت ہوش میں آ جاتے, لیکن وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے بعد پھر رکا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا, لیکن گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تو گاڑی کو لگنے والے قیامت ہے اس جھٹکوں سے آپ کی نیند ٹوٹ گئی. آپ بے خبری کے عالم سے عالم باخبری میں آ گئے. میں نے میر بخش کو یہ بتانا ضروری سمجھا کہ گاڑی میں پھنسنے سے کافی دیر پہلے میں بے ہوشی سے نکل آیا تھا اور پھر ہاتھوں کو نسبتاً آزاد کرنے کا مکمل تصور کر چکا تھا. میرے ہاتھ اگر کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے تو پھر میں اپنے کھلے ہاتھوں سے اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا. ٹائر پھٹنے کے باعث گاڑی کو پہنچنے والے جھٹکوں نے میرا کام آسان کر دیا تھا. میں نے میر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا, آپ لوگوں کو تو ہماری یہ بہادری بہت مہنگی پڑی ہے. تم دل میں یہ ضرور سوچتے ہوگے کہ کاش گاڑی کا ٹائر نہ پھٹتا اور نہ تم اس مصیبت میں گرفتار ہوتے. کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ شروع میں تو میں نے ایسا ہی سوچا تھا سائیں, وہ تائیدی انداز سے بولا, لیکن پھر بعد میں میری سوچ بدل گئی, میرے خیالات بدل گئے. قدرت کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ سائیں سیدھی سی بات ہے, میر بخش نے جواب دیا. میں وڈیرا اکبر سومرو کے پاس دلی طور پر خوش نہیں تھا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تمیل پر مجبور تھا. میں دل سے جرائم کے خلاف ہوں, مگر ہم جیسے لوگ منمانی نہیں کر سکتے. اور اگر ہم ذرا سی بھی سرکشی دکھائیں یا ہماری کسی انداز بغاوت کی جھلک نظر آئے تو بہتار سائیں ہم پر زمین تنگ کر سکتا ہے. ہم اس کے چنگل سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ تھوڑی دیر تک متشکرانہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا, پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا, وجدان سائیں, اللہ سائیں نے آپ کی شکل میں مجھے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا ہے. آپ کی مہربانی سے میں اکبر سومرو کے ظلم و جبر سے نجات پا سکتا ہوں. اگر آپ مجھے اپنی چاکری میں لے لیں, میں آپ کا بے دام غلام بن کر زندگی گزار دوں گا. میں جان گیا ہوں آپ بدی کے خلاف لڑنے والے ایک عظیم انسان ہو. اللہ سائیں آپ کو کامیابی دے گا. میرا مرنا جینا باپ کے ساتھ ہے سائیں. جو حکم ہو آپ کا میں آنکھیں بند کر کے عمل کروں گا. میں اطمینان بھری نظر سے میر بخش کو دیکھ رہا تھا. اس حوالے سے میں ہمیشہ خوش قسمت ثابت ہوا تھا کہ ظلم اور بدی کے خلاف کبھی نہ ختم ہونے والے اس جنگ میں مجھے ہمیشہ مخلص, ہمدرد اور نیک نیت لوگ ملتے رہتے تھے. بعد ازاں جو میرے دوستوں کی حیثیت حاصل کر لیتے تھے, مجھے آقا بننے کا شوق تھا اور نہ ہی کسی انسان کو غلام بنانے کی تمنا تھی. میں تمام مثبت طرز فکر رکھنے والے لوگوں سے دوستی کی بنیاد پر ملتا تھا اور یہی انسانیت بھی تھی. میں محسوس کر رہا تھا کہ پاکستان کی پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک مرتبہ قدرت مجھ پر پھر مہربان ہو گئی تھی. اس بات کے آثار بہت واضح دکھائی دے رہے تھے کہ میر بخش میرے حلقے میں شامل ہونے والا تھا. میں نے میر بخش کی پوری بات سننے کے بعد کہا, ٹھیک ہے, اگر تمہاری بات میں صداقت کے معیار پر پوری اتری تو میں نہ صرف تمہیں پناہ دوں گا بلکہ ہر ممکن تمہارے کام آنے کی بھی کوشش کروں گا. لیکن ایک بات مجھے کھٹک رہی ہے. وہ کیا سائیں؟ وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا کہ جب وڈیرا اکبر سومرو کو پتا چلے گا کہ تم مجھ سے غداری کر کے میرے ساتھ مل گئے ہو تو تمہارے اہل خانہ کی زندگی اجیرن کر دے گا. وہ جینا چاہیں گے بھی تو جی نہیں سکیں گے اور موت کی خواہش بھی نہ کر سکیں گے. آپ اس بات سے فکر نہ کرو سائیں, وہ مطمئن لہجے میں جلدی سے بولا. کیوں بھائی؟ اس نے بتایا, میرا کوئی نہیں ہے, بس اکیلی جان ہوں اور اس جان کو آپ پناہ دینے کا وعدہ کر چکے ہو سائیں, اس لیے مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں. ایک ظالم وڈیرے کی پچ پناہی حاصل ہونے سے ایک نڈر, بہادر اور ظلم و ستم کے خلاف کھلی جنگ لڑنے والے انسان کا ساتھ دینا 1000 درجے افضل ہے. میں مطمئن ہو گیا. میر بخش کے ادا کیے ہوئے ایک ایک لفظ سے سچائی ٹپکتی تھی. میں نے اس پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا. اچانک میرے خیال اس واقعے کی طرف چلا گیا جب تھانے دار نے مجھے کسی خون اشام بھیڑیا صفت انسان کی کہانی سنائی تھی جس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی دیکھی گئی تھی. وہ جوڑا اسے شکار کا خون چوس کر اسے زندگی کی قید سے رہائی دلانے کا فریضہ انجام دے رہا تھا جسے وہ شکار کرتے تھے.
मैंने इस सिलसिले में मीर बख्श से पूछा तो वो जेर लब मुस्कुराते हुए बोला, साईं उस कहानी में जर्रा बराबर भी हकीकत नहीं। तो फिर वो झूठी कहानी मुझे क्यों सुनाई गई थी? आपकी असलियत की तस्दीक के लिए। मैं समझा नहीं। वो समझाने वाले अंदाज में बोला, साईं आपको याद होगा वडेरा साईं रईसा ने उस खूनी कातिल की एक वाजिया निशानी बताई थी। हाँ मुझे भी अच्छी तरह याद है। मैंने कहा, रईसा ने कहा था कि उस खतरनाक इंसान के दाएं कान के पीछे सुरख रंग का एक हलानी निशान है। बाद उसे मेरे दाएं कान का तफसीली जायजा भी लिया था। बिल्कुल साईं ऐसा ही हुआ था। मीर बख्श तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, दरअसल रईसा की बताई हुई मफरूजा कातिल की वो पहचान एक झूठी कहानी थी, एक बहाना था। मैंने कहा, उसको बहाना करने की क्या जरूरत थी? उसने बताया कि वो आपकी असलियत की तस्दीक करना चाहता था, लेकिन मेरे दाएं कान के पीछे सुर्ख लाली निशान नहीं है। मसूर जितना तिल तो है ना? मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, हाँ वो तिल तो है। बस वो यही स्याह तिल देखकर अपनी तसल्ली करना चाहता था। मीर बख्श ने मुझे हैरत में मुब्तला करते हुए बताया, उसे बताया गया था कि तुम्हारे दाएं कान की लोगों के पीछे मसूर की दाल के बराबर स्याह तिल है और वो तुम्हें शनाख्त करने के लिए यही सब कुछ कर रहा था। मैंने इस तरह भी अंदाज से पूछा, वडेरा रईसा को मेरे बारे में ये बात किसने बताई थी? वडेरा साईं अकबर सोमरो ने, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, और वडेरा साईं को ये बात अपने मेहमान दोस्त से पता चली थी। मैं सन्नाटे में रह गया। वडेरा अकबर सोमरो का मेहमान और मेरा तलबगार, वो शख्स मेरी तवक्को और अंदाजे से भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक साबित हो रहा था। मेरे दाएं कान के लोगों के पीछे वाक़या स्याह तिल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और मेरे दुश्मनों में से तो सिर्फ एक शख्स मेरी इस निशानी से वाकिफ था जो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। वो शख्स, वो शैतान सिफ्त, कमीना हसलत दरिंदा सिफ्त और हैवान जबिलत दारा था। दारा का नाम जहन में आते ही मुझे इसकी इबरतनाक मौत का मंजर याद आ गया। मैंने उस कातिल और उस मौत के सदागर को मारकर इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान किया था। वो न सिर्फ मेरे माँ बाप का कातिल था, बल्कि उसके हाथों सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए थे और उसके फैलाए हुए मनशियात के जहरीले जाल ने हजारों लोगों की जिंदगी को इबरत की निगाह बना दिया था। उन सितन नसीब लोगों की गर्दनें नशे के नादीदा फंदे में जकड़ी हुई थी और वो अपने हाथों से तैयार की हुई सूली पर टंगे हुए थे। दारा के बारे में बड़े बसोक से कहा जा सकता था कि दुनिया में पाए जाने वाले इंसान नुमा शैतानों में वो अव्वल दर्जे पर फाइज था। मैंने उस माशरती नासूर को फना के घाट उतार दिया था। मैं उस तारीख साथ दिन को कभी नहीं भूल सकता था। ऋषिकेश कस्बे से कुछ आगे हिमालय की गोद के एक मकाम गंगोत्री के नाम से मसूम है। दरिया गंगा का आगाज उसी पहाड़ी सिलसिले से होता है, इसीलिए गंगोत्री को गंगा भी कहा जाता है। दरिया गंगा और गंगा जल यानी कि गंगा पपवानी हिंदू के नजदीक बहुत ही मुकद्दस और मुतबरक समझे जाते हैं। उसी गंगोत्री को गेटवे टू गॉड भी कहा जाता है। गंगोत्री के संकरी मंदिर में मेरे और दारा के दरमियान एक खूनरेज मार्का हुआ था, जिसके नतीजे में मैंने उसे 200 फुट गहरे पहाड़ी खड्ड से फेंककर मौत के घाट उतार दिया था। इस मौके पर मेरी दो साथी औरतें जानकी और चित्रा प्रेतम भी जान से हाथ धो बैठी थी, जबकि दारा के अलावा उसके दो हम कमाश नेरो और पंडित प्रज्ञा राज भी जहन्नम रसीद कर दिए गए थे। ठाकुर भानो सिंह ने मेरी पीठ से पीठ जोड़कर साबित कदमी से दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे और अब मेरे सामने बैठा हुआ शख्स मीर बख्श इंकशाफ कर रहा था कि वडेरा अकबर सोमरो का मेहमान दोस्त मेरे कान की इस निशानी से वाकिफ था, जिसके बारे में दारा के सिवा मेरा और कोई दुश्मन नहीं जानता था। मीर बख्श की जुबानी मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि वडेरे का वो मेहमान दोस्त लाहौर के किसी नवाही गांव से आया था। दारा और मलिक नवाजिश अली का ताल्लुक भी लाहौर के उसी नवाही गांव रखा वाली से था। चुनांचे ये सोचा जा सकता था कि अकबर सोमरो के दोस्त का ताल्लुक मलिक नवाजिश अली से ही होगा। अगर ये फर्ज कर लिया जाता तब भी ये बात यकीनी हो जाती थी कि दारा ने अपनी मौत से कबल मेरी स्याह तिल वाली निशानी के बारे में मलिक नवाजिश अली को जरूर बता दिया होगा। मैं कुछ देर तक मीर बख्श को टटोलती हुई नजरों से देखता रहा, फिर पूछा, क्या तुम वाकई वडेरे के मेहमान दोस्त के बारे में ज्यादा नहीं जानते? मैं कसम खाकर कहता हूँ साईं, मुझे इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं। वो आजिज़ी से बोला, मैंने उसकी बस एक झलक देखी है, बाकी बातें सुनी सुनाई हैं। मैंने कहा, तुम इस शख्स के हुलिये के बारे में क्या जानते हो? मीर बख्श ने उस शख्स का जो हुलिया बताया उसके मुताबिक वो एक खट्टा कट्टा और मजबूत जिस्म का मालिक इंसान था और आंखों में उसकी जहानत झलकती थी और उम्र लगभग 30 साल के करीब थी। इसी हुलिये पर तो मीर बख्श भी 80% पूरा उतरता था। वो भी सेहतमंद जिस्म का मालिक था और ताकतवर भी था।
कद भी 6 फुट के करीब था, उम्र में भी वो उस शख्स के बराबर था। मीर बख्श के बताए हुए हुलिये से मैं उस शख्स के बारे में कोई वाज़ेह अंदाजा कायम नहीं कर सका था। मैंने कहा, मीर बख्श, तुम्हारे वडेरे का दोस्त हासी ऊंची चीज मालूम होता है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। साईं, अब मैं वडेरे का आदमी नहीं हूँ और ना ही वो मेरा वडेरा साईं है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, मैंने अकबर सोमरो से हर ताल्लुक तोड़कर आपको अपना आका तस्लीम कर लिया है। हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो शख्स वाकई बहुत ऊंची चीज है, इसीलिए तो वडेरे के बंगले पर उसकी बड़ी आवभगत हो रही है। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने उससे सवाल किया, मीर बख्श, तुमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब तुम लोगों को पता चला कि हम बॉर्डर क्रॉस करके नगर पार करके सरहदी गांव में दाखिल हो चुके थे तो तुमने वडेरा अकबर सोमरो को इस बारे में इतला दी थी। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा कि तुमने अकबर सोमरो को हमारी आमद की इतला किस तरह पहुंचाई थी? मोबाइल फोन के जरिए। उसे जवाब दिया। मैं उछल पड़ा, मोबाइल फोन? फिर उससे पहले वो मेरी हैरत को रफा करने के लिए जुबान से एक लफ्ज भी निकालता, गाड़ी के ड्राइविंग केबिन में कहीं फोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज चीख चीख कर अपनी शनाख्त पेश कर रही थी। उसका महरज कोई मोबाइल फोन है। मैंने सवालिया नजरों से मीर बख्श की जानिब देखा। उसकी आंखों में जो तासुर उभरा था उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो वडेरा अकबर सोमरो की कॉल थी। इसी दौरान मैं मीर बख्श की गाड़ी को डैशबोर्ड खोलकर मोबाइल फोन बरामद करते देख चुका था। वहां से बड़े साइज का मोबाइल फोन सेट था। इस जमाने में मोबाइल फोन को पाकिस्तान में मुतारफ हुए सिर्फ चंद ही साल गुजरे थे और नन्हे मुन्ने फोन सेट मार्केट में नहीं नए आए थे, जैसे कि आजकल दुकानों में अक्सर लोगों के हाथों में सजे नजर आते हैं। इससे पहले कि मीर बख्श फोन ऑन करके गुफ्तगू का आगाज करता, मैंने तंबीही लहजे में वाज़ा कर दिया, सब ठीक है, तुम दोनों हम दोनों को लेकर पहुंच रहे हो। मेरे लहजे में पोशीदा धमकी और आवाज के उतार चढ़ाव से शायद संगीनी ने मीर बख्श के जहन में मेरा मकसद नक्श कर दिया था। मीर बख्श और अकबर सोमरो के दरमियान ठेठ सिंधी जुबान में 5 मिनट तक बातचीत होती रही। बाद में मीर बख्श की जुबानी मुझे जो अहवाल मालूम हुआ उसके मुताबिक उसके दरमियान कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी। मैं सिंधी जुबान को पूरी तरह नहीं समझता था, बस उसके कुछ अल्फाज के मानी मालूम हो जाते थे। मीर बख्श, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम्हें छाजरों से गुजरते हुए काफी देर हो गई है। अब तक तुम लोगों को धर्मसाल से आगे निकल आना चाहिए, अकबर सोमरो ने बेचैन अंदाज में पूछा था। उसके बयान से अंदाजा हो रहा था कि छाछरों में उसका कोई आदमी जरूर मौजूद था जिसे हमारी स्याह गाड़ी को वहां से गुजरते हुए देखा था और धर्मसाल में भी उसके वफादारों की मौजूदगी की इतला मिल रही थी। मीर बख्श ने जवाब दिया, साईं बोतार, हम बस धर्मसाल ही पहुंचने वाले हैं। ना बाबा, इतनी देर क्यों हो गई? वडेरे ने पूछा। हैरियत तो है ना? सब हैरियत है साईं बोतार, मीर बख्श ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। बस छाछरों और धर्मसाल के दरमियान रेगिस्तान में अचानक गाड़ी का टायर फट गया था। हमने टायर तब्दील कर लिया है, बस अब रवाना होने ही वाले हैं। साईं ने पूछा, वो दोनों कैसे हैं? पूरी तरह बेहोश है साईं बोतार, उन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। हम पूरी तरह मुहतात हैं। मेरे दोस्त का दावा है कि वो लड़का वजदान बहुत शातिर और खतरनाक है। वडेरा अकबर सोमरो ने कहा, मैं उस नामी ग्रामी लड़के को जल्द अज जल्द देखना चाहता हूँ। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।